हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं MPCHO सन 2020 के MCQs, जिनको हम आज सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, इन डाटा रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस द हेल्थ सिचुएशन एंड डिफाइन द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ ए कम्युनिटी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। डाटा एनालिसिस के लिए और हेल्थ प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए कम्युनिटी की क्या इसके साथ इंक्लूड है छोड़कर एक को। तो कल्चरल फैक्टर इंक्लूड है, डेमोग्राफिक फैक्टर इंक्लूड है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर इंक्लूड है, लेकिन क्या इंक्लूड नहीं है, स्पिरिचुअल फैक्टर इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आशा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। आशा का रोल कौन कौन से हैं छोड़कर एक को। तो आशा क्या क्या काम प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड करती है डॉट्स थेरेपी को, प्रोवाइड करती है क्रिएट अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन एंड बेसिक सैनिटेशन के लिए, प्रोवाइड करती है प्राइमरी मेडिकल केयर फॉर माइनर इलनेस और डायरिया के लिए, लेकिन क्या नहीं देती है? प्रोवाइड मेडिकल केयर यूजिंग IMNCI गाइडलाइन। IMNCI गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो केयर हम देते हैं वो आशा के अंडर में नहीं आती, लेकिन जो तीनों चीज़ें हैं ये आशा के अंडर में आती है। IMNCI का मतलब है इंटीग्रेट मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। IMNCI की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, ये IMNCI की फुल फॉर्म है। IMNCI WHO और यूनिसेफ के अंडर वर्क करता है, यूनिसेफ के अंडर वर्क करता है। कि IMNCI किसके लिए बनाया गया था? इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड अंडर 5, जो चिल्ड्रन होते हैं, जो अंडर 5 चिल्ड्रन होते हैं, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए IMNCI का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वाज रिकमेंडेड बाय। जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा रिकमेंडेड किया गया? तो ये रिकमेंडेड किया बोर कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा रिकमेंडेड किया? बोर कमेटी के द्वारा। जो अल्मा आटा जो डिक्लेरेशन एक्ट स्टार्ट हुआ था उसमें 1978 के अंदर इसको रिकमेंडेड किया गया, प्राइमरी हेल्थ केयर रिकमेंडेड किया गया। वही बात करें मुडलियार कमेटी, तो मुडलियार कमेटी ने हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग जो कमेटी है उसका गठन किया गया। वही बात करें मुखर्जी की, तो मुखर्जी ने क्या दिया? मुखर्जी ने दिया कमेटी ऑन फैमिली प्लानिंग। जो फैमिली प्लानिंग की जो कमेटी है वो किसने दी? मुखर्जी ने। फैमिली प्लानिंग जो कमेटी है वो किसकी है? मुखर्जी की। और वहीं बात करें हम करतार सिंह जी की, तो करतार सिंह जी ने क्या दिया? करतार सिंह ने दिया मल्टीपर्पज़ वर्कर अंडर मल्टीपर्पज़ वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग और के अंदर जो भी मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स आते हैं वो किसने दिया? करतार सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोस मोटर डेवलपमेंट ऑफ 6 to 8 month ओल्ड इज। 6 से 8 महीने के बच्चे के अंदर कौन से ग्रोस मोटर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं? बात करें होल्ड हेड रेक्टल की, तो ये 4 से 6 महीने का बच्चा कर सकता है। क्राउलिंग 8 to 9 मंथ में हमें देखने को मिलती है। स्टैंड विद सपोर्ट हमें 10 to 12 मंथ में देखने को मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 6 to 8 मंथ का बच्चा सिट कर सकता है विदाउट सपोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैटरिंग और फॉलिंग ऑफ ए चाइल्ड वेट कर्व इज एलियस इंडिकेशन। अगर बच्चे का वेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो जिस कर्व को हम किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये चीज़ किस चीज़ को इंडिकेट करेगा? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करेगा।
विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, एनीमिया विटामिन ए की कमी से हमें देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी में हमें देखने को वर्म इन्फेक्टेशन, जो वर्म्स होते हैं, वर्म्स के द्वारा जो इन्फेक्शन होगा वर्म इन्फेक्टेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS मीन्स, ICDS की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड, क्या है ICDS की फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS की फुल फॉर्म है। इसका जो गठन हुआ था 2 अक्टूबर 1975 में हुआ है। कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1975 में। ICDS फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 3 to 6 year old चाइल्ड बिलोंग द डेवलपमेंट स्टेज। एक 3 से 6 साल का बच्चा किस डेवलपमेंट स्टेज को बिलोंग करता है? बात करें हम इन्फेंट की तो 28 दिन से लेकर जो 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसको हम इन्फेंट कहते हैं। वही हम बात करें टोडलर की तो 1 से 3 साल तक का बच्चा टोडलर कहलाएगा। प्रीस्कूलर 3 to 6 ईयर के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? टोडलर बोलेंगे। और स्कूल एज चिल्ड्रन से यानी 6 to 9 ईयर एल्ड। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 3 से 6 साल का बच्चा क्या कहलाएगा? तो 3 से 6 साल का बच्चा प्रीस्कूलर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग अलोंग विथ टॉय डिफरेंट फ्रॉम दोज अनयूज्ड अदर चिल्ड्रन एंड्स एरिया एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ अदर चिल्ड्रन एंड मेकिंग नो एफर्ट ऑफ स्पीक देम इज कॉल्ड। अगर दूसरे बच्चों के साथ खेलना, खुद के टॉयज़ को, उस एरिया को एंजॉय करना, ऐसी कंडीशन को कौन सा प्ले हम कहेंगे? तो इसको हम बोलेंगे सोलिटरी प्ले बोलेंगे। वहीं बात करें हम पैरेलल प्ले की तो पैरेलल बच्चा क्या होता है कि अलग बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ अमंग अदर चिल्ड्रन क्या करता है? इंडिपेंडेंटली खेलता है। एसोसिएटेड प्ले, एसोसिएट प्ले में बच्चा क्या करता है? दूसरे बच्चों के साथ खेलता है और दूसरे के टॉयज़ को, खिलौनों को यूज़ करके खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक प्रोटीन फॉर इंडियन एडल्ट। इंडियन एडल्ट को हम कितना प्रोटीन रिकमेंडेड करेंगे? तो RD के हिसाब से रिकमेंडेड डेली अलाउंस के अकॉर्डिंग 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम क्या देंगे? उसको प्रोटीन देंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 60 केजी का अगर एडल्ट व्यक्ति है तो उसको हम कितना देंगे? 60 ग्राम प्रोटीन देंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी डेफिशिएंसी रिजल्ट। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होगा? विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगा ऑस्टियोमेलेशिया। बच्चों में ऑस्टियोमेलेशिया हमें देखने को मिलेगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोडक्शन और रिलीज ऑफ सर्टेन कोगुलेशन फैक्टर स्टिमुलेट बाय विटामिन। कौन से विटामिन के द्वारा कोगुलेशन फैक्टर स्टिमुलेट होता है? तो कौन से विटामिन के द्वारा? विटामिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असाइनिंग ऑफ वेरियस रोल टू बी परफॉर्म्ड ए नर्स वर्किंग ए वार्ड इज कॉल्ड। जो नर्स, एक नर्स होती है वो वार्ड में काम कर रही है और उसके द्वारा बहुत सारे रोल्स को असाइन किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं स्टाफिंग। यानी कि लोग जो रोल्स को बताना, लोगों के जो नर्स होती है उनके रोल्स को बताना, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टाफिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट नहीं है? कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है? तो इसमें है टू टेक ऑल स्टेप्स टू हैव एक्सेसिव हावर्स ऑफ वर्क। ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। कभी भी हम उसको ज़्यादा काम करने के लिए नहीं, स्टेप में नहीं ला सकते। बाकी ये इसका रोल है टू अपग्रेड एंड प्रमोट एक्सेसिव स्टाफ पॉसिबिलिटीज़, टू मेंटेन डिसिप्लिन, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ रेमुनरेशन। ये सारे क्या हैं? ऑब्जेक्टिव है नर्सनल पर्सनल मैनेजमेंट के, लेकिन ये रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनिंग ए ग्रुप ऑफ पेशेंट
to a group of staff member under the leadership of professional nurse is called. लीडरशिप ऑफ प्रोफेशनल जो नर्सेज होती हैं उनके अंडर में पेशेंट का ग्रुप और स्टाफ का जो ग्रुप होता है उसको असाइन करना क्या कहलाएगा? उसको हम बोलते हैं टीम मेथड बोलते हैं। किसी भी प्रोफेशनल नर्स के द्वारा या लीडर के द्वारा अगर कोई भी नर्सेज का या पेशेंट का ग्रुप बनाया जाएगा उसको हम बोलेंगे टीम मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कवर एम्प्लॉइज ड्रॉविंग वॉज नॉट एक्सीड। कितने से ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करेगा, तो वो एक्सीड कितने ज़्यादा नहीं होगा, 21,000 पर मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट सीवियर ब्लड लॉस रिजल्ट। किसी एक्सीडेंट के दौरान सीवियर क्या हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है। सीवियर ब्लड लॉस होने की इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? सीवियर ब्लड लॉस के कारण जो हमें देखने को मिलता है वो होगा शॉक। पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला जाएगा अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट में सीवियर ब्लड लॉस हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैरामीटर असेस्ड यूजिंग ग्लासकोमा स्केल। ग्लासकोमा स्केल में हम कौन कौन से पैरामीटर्स को असेस करेंगे? तो कौन कौन से को असेस करेंगे? आई ओपनिंग रेस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रेस्पॉन्स और बेस्ट मोटार रेस्पॉन्स को क्या करेंगे? हम असेस करेंगे। जो ग्लासकोमा स्केल में हम असेस कर रहे हैं तो जो इसकी स्कोर रेंज होती है, स्कोर की जो रेंज होती है वो कितनी होगी? स्कोर की रेंज होगी 3 से 15 होगी। कितनी होगी? 3 से 15। अगर 15 हमारे को आता है तो पेशेंट क्या है? फुल कॉन्शियस है। क्या है? फुल कॉन्शियस है। अगर 3 आता है तो 3 इंडिकेट करेगा किसको? डीप कोमा को। क्या करेगा? डीप कोमा को इंडिकेट करेगा। वही बात करें हम, किसी पेशेंट का 13 से अगर 15 आता है तो वो क्या है? माइल्ड ब्रेन डैमेज है। 9 से अगर 12 आ रहा है तो मॉडरेट ब्रेन डैमेज है। और 3 से 8 अगर आ रहा है, क्या आ रहा है? 3 से अगर 8 आ रहा है तो वो क्या है? सीवियर ब्रेन डैमेज। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमलिच मैनूवर इज परफॉर्म्ड टू। हेमलिच मैनूवर किसके लिए परफॉर्म्ड किया जाता है? तो हिलवर मैनूवर जो परफॉर्म्ड किया जाता है टू रिमूव ब्लॉकेज फ्रॉम विक्टिम्स एयरवे। एयरवे जो विक्टिम्स होता है उसके एयरवे में जो ब्लॉकेज आता है उसको, इसमें क्या होता है? पेशेंट के बैक साइड में क्या नर्स खड़ी होती है और नर्स खड़ी होने के बाद दोनों जो हैंड्स होती हैं उनको चेस्ट एरिया पे रखा जाता है और चेस्ट एरिया में रखने के बाद हम ये वाला प्रोसीजर करेंगे, हेमलिच मैनूवर प्रोसीजर करेंगे। किसके लिए करते हैं? टू रिमूव ब्लॉकेज फ्रॉम द विक्टिम्स एयरवे। विक्टिम्स के एयरवे में ब्लॉकेज आ रहा है उनको रिमूव करने के लिए हम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडल्ट एनूरिया रेफर टू यूरिन आउटपुट इज लेस देन। एनूरिया हम किसे कहेंगे? कितने ml यूरिन आउटपुट को हम एनूरिया कहेंगे? यानी कि एक व्यक्ति में 100 ml पर डे से भी कम यूरिन आउटपुट हो रहा है, 100 ml से भी कम यूरिन आउटपुट हो रहा है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एनूरिया बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन सीक्रेट बाय स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? तो इसके द्वारा जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन से वो है इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटेस्टिन। और साथ में और होता है पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, पीपीपी इसके द्वारा ही सीक्रेट होता है। कौन सा? इंसुलिन, ग्लाइकोजन और सोमेटेस्टिन, साथ में पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड्स। बात करें इंसुलिन की तो इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होगा? इंसुलिन होगा बीटा सेल के द्वारा, बीटा सेल्स के द्वारा। कौन से सेल्स के द्वारा? बीटा सेल। ग्लूकागोन वो होएगा अल्फा सेल के द्वारा, अल्फा सेल्स के द्वारा। वही बात करें सोमेटेस्टिन की, सोमेटेस्टिन होगा डेल्टा सेल्स के द्वारा, डेल्टा सेल्स के द्वारा। तो लैंगरहैंस के स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस से 3 होंगे, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटेस्टिन। इंसुलिन होगा बीटा सेल्स के द्वारा, ग्लूकागोन होगा अल्फा सेल के द्वारा और सोमेटेस्टिन होगा डेल्टा सेल्स के द्वारा। वहीं बात करें
पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड की, जो पैनक्रेटिक पेप्टाइड होगा जो पीपी सेल्स के द्वारा सीक्रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन का प्राइमरी रोल क्या है? प्राइमरी रोल क्या है इसका? कंजर्व सोडियम, प्रमोट पोटेशियम एक्सक्रेशन का ये प्राइमरी रोल है किसका? एल्डोस्टेरोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब सेंटर इज रिनेम्ड एज, सब सेंटर को अब किस नाम से जाना जाता है? तो सी सब सेंटर को हम जानते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, या फिर इनको जानते हैं हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से। किस नाम से? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जानते हैं। अगर हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर ऑप्शन में नहीं है और आयुष्मान आरोग्य मंदिर अगर दिया हुआ है तो ये आंसर राइट होगा। अगर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दिया हुआ तो इस नाम से राइट होगा। सब सेंटर क्या करता है? जो पॉपुलेशन होता है कितनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है? ये करता है 3000 से 5000 की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सब सेंटर में CHO को क्या कर दिया? पोस्टेड कर दिया। क्या कर दिया? पोस्टेड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसीजर बाय विच एमनेटिक फ्लूइड इज ऑब्टेन्ड फॉर टेस्टिंग, एमनेटिक फ्लूइड को ऑब्टेन करना टेस्टिंग के लिए, इस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? यानी कि एमनेटिक जो फ्लूइड होता है, एमनेटिक फ्लूइड को लेकर टेस्ट करना क्या कहलाएगा? इसको हम बोलते हैं एमनियोसेंटासिस। क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटासिस बोलते हैं। किस लिए किया जाता है एमनियोसेंटासिस? जेनेटिक टेस्टिंग के लिए। किसके लिए? जेनेटिक टेस्टिंग के लिए। फीटल की जो लंग्स होते हैं उसके लिए, फीटल लंग्स टेस्टिंग के लिए, फीटल इन्फेक्शन को इंडिकेट करने के लिए ये एमनियोसेंटासिस करेंगे। वहीं बात करें हम क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग, तो क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग होता है वो भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ को असेस करने के लिए किया जाएगा। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ को असेस करने के लिए किया जाएगा। कब करते हैं? CVS हम करेंगे 10 से 13 वीक की एज में। कब करेंगे? 10 से 13 वीक की एज में। और फीटल ब्लड सैम्पलिंग, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? अम्लाइकल ब्लड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो ये डायग्नोस करने के लिए किया जाएगा। इसको ब्लड बेबी को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर बर्थ द एलोलाई इन ए बेबीज लंग्स आर एक्सपेंडेड एंड फिल्ड, जब बेबी का जन्म नहीं होता, मदर के होम में क्या होता है? बेबी होता है। तो उस टाइम में क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं वो किससे भरे हुए रहते हैं? तो किससे भरे हुए रहते हैं? फ्लूइड से भरे हुए रहते हैं। कौन सा फ्लूइड होता है? वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उससे भरे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है और डिलीवरी होने के बाद लंग्स एक्सपेंडेड होते हैं, एक्सपेंडेड होने के बाद किससे फिल्ड हो जाते हैं? एयर से फिल्ड हो जाते हैं। रेस्पायरेशन यहाँ पर स्टार्ट होता है। जब होम में होता है तो रेस्पायरेशन नहीं होता है, इसलिए किससे भरे होते हैं? फ्लूइड से फिल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मलेरिया इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मलेरिया के डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज़ किए जाते हैं छोड़कर? तो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट ये भी मलेरिया के लिए हम करते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट भी मलेरिया के लेते हैं। माइक्रोस्कोप को भी हम देखते हैं। लेकिन हीमोग्लोबिन टेस्ट हम मलेरिया के लिए नहीं करते हैं। मलेरिया के लिए नहीं, किसके लिए करते हैं? एनीमिया का पता लगाने के लिए, हीमोग्लोबिन का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन टेस्ट हम करते हैं। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक क्या है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा होने वाला डिसऑर्डर है। इसलिए प्लाज्मोडियम को आइडेंटिफाई करने के लिए ही रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट और माइक्रोस्कोप टेस्ट किया जाएगा। इंडिया के अंदर प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मिलता है। तो इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। आप नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।